अब अमित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि 2022 के अंदर अगर आप इंडाइसिस को छोड़ दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आप स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव कीजिए। सर एक तो मेरे को पहला आपका ही ये व्यू चाहिए, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर चर्निंग हो रही है, लेकिन सेक्टरों में तो बहुत ज़बरदस्त तब्दीली हुई है। कुछ सेक्टर ऐसे थे जो ऊपरी स्तरों से 30-40% टूटे शेयर्स उनके, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल नीचे पड़े थे 40% ऊपर आए। अगर इंडेक्स को देख रहे हो तो इशारे फैसला ले भी नहीं पाते। तो सर आप भी यही कहेंगे क्या, या फिर आपका व्यू थोड़ा इससे थोड़ा सा अलग है? तो मेरे ख्याल से देखिए, आज इंडेक्स ने काफी हद तक पिछला 1.5 साल के अंदर काफी स्टेबिलिटी दिखाई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमेशा कि जो हायर वैल्यूएशंस इतने लंबे समय तक अगर इंडेक्स रेंज बाउंड होता है तो हायर वैल्यूएशंस के जो सेक्टर्स हैं वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग ना मिले। वो हमको इस बार देखने को मिली, और इस बार रीजंस भी थे कि इतना शार्पली इंटरेस्ट रेट्स में अगर इंक्रीज होगा तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं और वो आई हैं। तो यहाँ पर क्रूड मेरे ख्याल से बहुत अहम है गोइंग फॉरवर्ड। अगर क्रूड की पोजीशनिंग अभी भी स्टिकी रहती है, एलिवेटेड लेवल्स पे रहती है, तो मार्केट्स में इस तरीके के हायर लेवल्स को सस्टेन करना बार बार मुश्किल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी चूज करते हैं तो आपको ज्यादा मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि 15,000 से जो मार्केट किया है, काफी सेक्टर्स हैं जो काफी ओवरसोल्ड थे। मेरे ख्याल से वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो वो सब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली अच्छा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो हमने लोगों को बोला है वो यही कि 15,000 16,000 की रेंज एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एरिया है जहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और when we went close to 15,000 we increased the positions more। और मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली जब 23 टाइम्स से 17 टाइम्स या 16 टाइम्स के आसपास प्राइस टू अर्निंग हो गया है इंडेक्स का, तो इट मेक सेंस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून अमित, मैं आपसे एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी कि ये एक व्यू बाजार में बहुत निकल कर आता है कि निफ्टी की जो पी है जिस लेवल्स पर ट्रेड करी है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अब ऑलरेडी जब करेक्शन आ गई है तो अब आपको लगता है कि ये फेयर वैल्यूएशन है। हालांकि आपने इसका आंसर दे दिया। तो इस फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से कौन कौन से सेक्टर्स है जो आपको लगता है यहाँ प्लस होने चाहिए? तो अब देखिए, सेक्टर वाइज सबसे पहले तो ये है कि इंडेक्स आज इस मजबूती में अगर है रिलेटिवली, तो वहां पर बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इंडस्ट्रियल्स, तो ये सेक्टर्स का जिनका योगदान एक्चुअली इंडेक्स में ऑलमोस्ट 70% या उससे ज्यादा है, तो इनका रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बैंकिंग देखिए तो बैंकिंग के अंदर आज एफआईआई का जिस तरह का थोड़ा बिकवाली चल रहा है, तो उसके अंदर बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा शार्प रिवर्सल नहीं ले पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि इनके फंडामेंटल्स इंप्रूव नहीं हो रहे। आप पिछले 2 क्वार्टर में देखिए तो इनके फंडामेंटल्स काफी इंप्रूव हुए हैं। क्रेडिट ग्रोथ इनका जो बहुत ही कम था, 5% के आसपास था लास्ट ईयर, वो 11% हो गया एग्रीगेट बेसिस पर। हमने प्राइवेट बैंक्स को देखा 16-20% का क्रेडिट ग्रोथ लेते हुए, और एसबीआई जैसा स्टॉक भी 11% के पास आ गया। मेन चीज ये है कि पिछले 1 साल में 11 लाख करोड़ के ऊपर का इंक्रीमेंटल जो लोन ग्रोथ है वो ऐड हो गई है बैंकिंग सिस्टम में, जहां पर रिटेल, एमएसएमई और एनबीएफसी सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 50% इन 3 कैटेगरीज ने बोरो किया है, जिसमें 18% रिटेल का है, 18% एमएसएमई का है, और करीब 15% के आसपास एनबीएफसी का है। तो यहाँ पर काफी डिमांड रही है इन 3 कैटेगरीज में। तो मेरे ख्याल से बैंक ओवरऑल एक मजबूत पक्ष है इस समय मार्केट का, जहां पर डाउन साइड्स लिमिटेड लगती हैं। और समय के साथ जैसे ही एफआईआईज का बिकवाली कम होगी तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर के अंदर आपको रिवाइवल मिलेगा। लार्ज बैंक्स में रहिए, इंटरेस्ट रेट राइजिंग साइकिल है। इंटरेस्ट रेट राइजिंग साइकिल में पहले लैंडिंग रेट्स बढ़ाते हैं, फिर डिपॉजिट रेट्स बढ़ाते हैं, तो एनआईएम पहले आपका बढ़ जाता है। बट फिर भी अगर आप लार्ज बैंक्स में हैं तो जिस तरह के वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड कर रहे हैं आज की डेट में, मेरे ख्याल से मिड कैप बैंक से वो मच बेटर है। अर्निंग सील्ड इन लार्ज कैप्स की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मिड कैप्स के साथ, तो इट इज ऑलवेज अ लुक्रेटिव एक्शन टू लुक एट द लार्ज कैप बैंक्स राइट नाउ। बिल्कुल अमित, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स टेलीकॉम भी आपके पसंदीदा सूची में शामिल हैं। टेलीकॉम स्पेस को आप देख कैसे रहे हैं, क्योंकि टेलीकॉम के लिए कुछ दिनों पहले पीएलआई एक्सटेंशन की खबरें आती हुई दिखी थी। अब आज हम देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सर्विस कंपनी रिलायंस जियो के मैनेजमेंट में भी बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। लगातार ये जो चेंजेस, लगातार न्यूज़ फ्लोज आते हुए नजर आ रहे हैं। टेलीकॉम स्पेस ओवरऑल आगे कितना ज़्यादा अपमूव दिखा सकता है?
सो टेलीकॉम में बहुत क्लियरली एक एक्सपेंशन का मोड तो अब आ ही रहा है, और जिस तरीके से एफिशिएंसी आई है पूरे सेक्टर में, आई थिंक बहुत नोटिसेबल है, क्योंकि जो आरपूस लास्ट ईयर 135 के आसपास थे, वो आरपूस आज 178 176 के आसपास हैं अगर आप भारतीय एयरटेल को देखो। इसी तरह से जियो ने भी बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिया है आरपूस में। तो मेरे ख्याल से पहले यहाँ पर फोकस ये था कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, बट अभी फोकस ये है कि एफिशिएंसी को बढ़ाना है, यानी कि पर यूजर कितना रेवेन्यू आता है, तो वहां से री रेटिंग होती है सेक्टर की। तो इस सेक्टर के अंदर वो री रेटिंग अब हो रही है, टैरिफ हाइक हुई है, प्रीपेड के अंदर जो मोर देन 80% ऑफ द रेवेन्यूज डिसाइड करता है टेलीकॉम का, वहां पर आपने 22% का हाइक देखा। आज आप देखिए प्रीपेड के जो आपके पैकेजेस चार्जेस हैं, वो अगर आप 600 रुपए का प्रीपेड डलवाते थे तो आज वो 700 रुपए या प्लस का हो चुका है। तो इस तरीके से लोगों का एक्सेप्टेंस है और ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो आज कॉस्ट को पास ऑन करना कितने सेक्टर्स के लिए इजी है, आप ये देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं, ऑटोमोबाइल में देखते हैं, बट ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमने देखा कि प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और उसका एक्सेप्टेंस हुआ है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा एरिया है जहां पर बाई करके स्टॉक पिकिंग करी जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। आप जैसे कह रहे थे ना कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तो क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हो सकता है आगे की आपकी कन्विक्शन को भी टेस्ट करवाए बार बार। मैं आपसे एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ, क्रूड वर्सेस अर्निंग्स। क्या ये इस बार की जो अर्निंग्स है, ये क्रूड की जितने भी अभी तक नेगेटिव थी, जो पिछले 2-2.5 महीने में हमने देखे एकदम से सडन बढ़ने वाला हिस्सा, वो इस वाले अर्निंग्स में आ जाएगा या फिर इससे एक और अर्निंग्स हमको और देखनी होगी? देखिए कमोडिटीज में जो अभी डिक्लाइन हुई है, क्योंकि 2-3 रीजंस थे। एक तो डॉलर बहुत शार्पली अपसाइड लिया था, साथ में हमने देखा कि रिसेशन की बात आने लगी, इंटरेस्ट रेट्स बहुत शार्पली रेज हुए, उसके साथ रिसेशन की बात आने लगी। तो जनरली अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से बढ़ाते हो तो कमोडिटी का साइकिल एक्चुअली डिक्लाइन लेने लगता है, जो अभी हमने देखा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में ज्यादा डिक्लाइन है, क्रूड के अंदर उतना डिक्लाइन नहीं आया है, क्योंकि क्रूड में बहुत क्लियरली जो सप्लाई कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है कि रशिया से कैसे हम उसको रिप्लेस करेंगे, तो उसका जवाब नहीं है। ईरान के सैंक्शंस अगर लिफ्ट नहीं होते हैं तो उसका जवाब देना और मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि अगर आप ओपेक का देखें तो उन्होंने सप्लाई जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा बढ़ाई है आफ्टर बाइडेन मेट विद द सऊदी प्रिंस एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से बहुत वो एक स्टिकी चीज है जिसका आंसर आज ज्यादा लोगों के पास नहीं है कि क्रूड किस तरह की शेपअप लेगा। यूएस के इलेक्शंस हैं नवंबर में, उससे पहले अगर प्राइसेस को कूल ऑफ करने की कोशिश करेगी यूएस गवर्नमेंट, बट मेरे ख्याल से उसका जवाब समय के साथ ही आएगा। बट यस, काफी कमोडिटीज आज कूल ऑफ ली हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल। हमने देखा कॉर्न के प्राइसेस, वीट के प्राइसेस जब एक्सपोर्ट बैन लगाया था, उसके साथ साथ अगर आप शुगर देखिए, कॉफी देखिए, बहुत सारी कमोडिटीज। आज फूड एंड बिवरेज जो इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से उसको डायरेक्ट बेनिफिट है, क्योंकि फूड एंड बिवरेज के अंदर जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं वो ज्यादा यूज की जाती हैं, और वहां पर क्रूड लिंक या क्रूड डेरिवेटिव ज्यादा यूज नहीं होते हैं, तो उनको काफी बेनिफिट है मेरे ख्याल से गोइंग अहेड। तो ये डिक्लाइन इन कमोडिटी प्राइसेस H2 फाइनेंशियल ईयर 23 में आपको प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ जरूर दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। और मुझे नहीं लगता कि कमोडिटी के प्राइसेस एकदम से बहुत शार्पली पिकअप करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी भी आपकी आने वाले समय में और रहने वाली है। 3.5% तक अगर यूएस बोलता है कि दिसंबर एंड तक हमें करना है, तो अगर वहां तक भी नहीं तो मेरे ख्याल से और 75 या 1% का हाइक तो अभी ड्यू है यूएस में। तो इस लिहाज से कमोडिटी साइकिल थोड़ा समय लेगी पिकअप होने में। तो कमोडिटी यूजर्स के लिए आई थिंक एक अच्छा स्टेज है H2 फाइनेंशियल ईयर 23 नाउ। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। एक और चीज़ समझना चाहेंगे अमित, क्योंकि ऑफ कोर्स यूएस मार्केट्स में जो भी मूवमेंट्स होती है उसे कहीं ना कहीं बाजार इंडियन मार्केट्स पर असर पड़ता है, और रिसेशंस का एक जो बड़ा फियर है वो तो सभी ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन एक आप कितना हद तक दो बड़े फैक्टर्स, और मैक्रो फ्रंट पे थोड़ा और व्यू चाहेंगे आपसे, कि चाइना जिस तरह से अपनी कोविड की पॉलिसी को लेकर, कोविड रिस्ट्रिक्शंस को अब फिर से ईज आउट होने की बात कर रहा है, ये कितना बड़ा फैक्टर है जो प्ले आउट कर सकता है? क्योंकि मेटल के प्राइसेस अब फिर से एक शॉर्ट कवरिंग का भी एक बाउट हो सकता है, क्या यहाँ से किसी रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन ऑन दिस फ्रंट हो सकती है? और दूसरा, एक और मैक्रो फ्रंट पे एक और कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे सर नाटो की मेंबरशिप ज्वाइन करने की बात करें, वो कितना बड़ा फैक्टर प्ले आउट कर सकता है? रशिया पर क्या किसी तरह का कोई और एक्सटर्नल प्रेशर भी बन सकता है? क्या ये सेंटिमेंटल प्रेशर बन सकता है? मैक्रो फ्रंट पे ये दो बड़े ट्रिगर्स क्या प्ले आउट कर सकते हैं?
देखिए ये बातें काफी टाइम से हो रही हैं। फिनलैंड की, जैसे आपने कहा, नेटो की मेंबरशिप, तो जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है वहां पर प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। अगर आप रशिया यूक्रेन का वॉर देखिए तो वॉर अभी भी है वहां पर। बहुत ज्यादा पीस आता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से जो मेन एलिमेंट है क्रूड का, वो एलिवेटेड ही है। जहां तक चाइना की बात है तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन होते हैं फिर हटे जाते हैं, तो इवेंचुअली ऐसा लगता है कि जो क्रूड का इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जितना पहले था मेरे ख्याल से वहां से कम हो रहा है। चाइनीज पीपल का हमने काफी मूवमेंट भी होता हुआ देखा है बाहर की तरफ। अगर आप देश के बाहर जाएं तो आपको वो देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओपन हो रहा है इकोनॉमी, और इस वजह से अगर आप देखिए एक बहुत गजब की चीज हुई है कि अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेन प्रॉब्लम था सेमीकंडक्टर अगेंस्ट सप्लाई कंस्ट्रेंट। तो रशिया यूक्रेन का वॉर तो नहीं रुका, लेकिन चूंकि चाइना ओपन अप हो रहा है तो अवेलेबिलिटी बढ़ने लगी है। इस वजह से आपने जून में भी देखा तो 25% का जंप आया है सेल्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से एक ये सेक्टर भी है जो यहाँ से रिवाइवल ले सकता है जैसे जैसे इकोनॉमीज अब ओपन अप होंगी। अमित, कोई पर्टिकुलर रीजन आप देख रहे हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स में अभी कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है इसके पीछे की वजह? क्योंकि इंश्योरेंस और पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस देखें काफी सारे ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रडार पे भी रहा है, लेकिन अभी हम देखें LIC, ICICI लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ जैसे स्टॉक्स हैं जो कि म्यूटेड ट्रेंड ही दिखा रहे हैं। क्या यहाँ से कोई अपमूव आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है? देखिए अर्निंग्स इंपैक्ट हुई थी, क्लेम्स वगैरह बहुत थे लास्ट ईयर। मुझे लगता है अगर उस लिहाज से देखिए तो आज भी इनके वैल्यूएशंस उतने ज्यादा सस्ते नहीं हुए हैं। और LIC का आया उसके बाद और प्रेशर आया क्योंकि उसको ओपनिंग अच्छी नहीं मिली। मेरे ख्याल से जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी है जो देखी जा सकती है, क्योंकि उसका काफी बड़ा जो प्रोपोर्शन है वो मोटर इंश्योरेंस से आता है, और मोटर इंश्योरेंस काफी सबड्यूड था जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर इकोनॉमी ओपन अप हो रही है तो मोटर इंश्योरेंस पिकअप करेगा। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बेस बन गया है, एक थिंकिंग चेंज हो गई है लोगों की, तो वो एक पिकअप करने वाला है। और साथ में क्रॉप इंश्योरेंस, मेरे ख्याल से जिस तरीके से आज फार्मर्स वगैरह का अगर आप देखिए तो अगर इनकम लेवल थोड़े बेटर होते हैं, क्योंकि क्रॉप के प्राइसेस भी बढ़े थे। रिसेंटली हमने बहुत सारी क्रॉप के प्राइसेस देखे थे बीच में बढ़ते हुए, लेकिन अभी थोड़ा करेक्शन भी आया है। तो ठीक है, वो वॉलिटिलिटी रहेगी, बट फार्मर्स की इनकम हो सकता है कि रिवाइव हो, और क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह जो है ना वो धीरे धीरे और ज्यादा पिकअप करे। तो एक अंडरस्टैंडिंग अगर आप देखिए आज रूरल एरिया में तो जरूर बनी है क्रॉप प्रोटेक्शन को लेकर। तो मेरे ख्याल से जनरल इंश्योरेंस की बेस वर्क काफी रेडी है और ये कंपनीज अच्छा कर सकती है। एक बहुत अच्छी आप देखिए तो इनका मार्केट शेयर, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जनरल इंश्योरेंस में, इनका मार्केट शेयर काफी बड़ा है। एक टाइम था जब 1.8 लाख करोड़ के आसपास का टोटल कॉर्पस था जनरल इंश्योरेंस का, और उसमें PSUs का मार्केट शेयर बहुत था, लेकिन आज प्राइवेट आज उसमें 1.2 लाख करोड़ के आसपास है। तो उन्होंने मार्केट शेयर काफी बढ़ाया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। तो आई थिंक ये एक क्षेत्र है जो हमने अपने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में आपको अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप जल्दी आपसे वापस मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।